शर्मा जी पूछ रहे हैं, जय हिंद सर, शुड इंडिया इन्वोक treachery bleeds treachery principle for Pak? Do what they did to us with oblique without stooping to their level. सर इसमें तो मैं ये कहूंगा कि ये नहीं करना चाहिए जो पाकिस्तान ने करा है, पाकिस्तान के करने से पहले करना चाहिए सर। मैंने बात करी, मैं जाता हूँ लोगों से, फौज में भी मिलता हूँ और डिफरेंट कभी भी मिनिस्ट्री में जाने का मौका मिलता है तो मैं यही बात कहता हूँ। उनको लगता है कि ये मेजर पता नहीं किसी और धुन में चल रहा है, लेकिन सर बात यह है कि अगर आप बालाकोट कर देते तो पुलवामा कभी नहीं होता सर। ये जो बालाकोट हुआ पुलवामा के रिस्पॉन्स में, जब बालाकोट हुआ इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने पुलवामा करवाया था। अगर आप पहले ही बालाकोट कर देते तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती पुलवामा करवाने की। ये अगर पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक कर देते तो सर उड़ी में अटैक नहीं होता। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं उदाहरण देता हूं सर, दोबारा वो उदाहरण दूंगा आपकी शो में, कि जैसे किसी के घर में अगर लॉन होता है सर, हम घास काटते हैं तो इसमें घास की गलती नहीं होती सर, और हम हर हफ्ते घास काटते हैं। तो आप घास काटते रहिए, पाकिस्तान को आप लॉन समझिए और हर हफ्ते पाकिस्तान की आप घास काटते रहिए, बिल्कुल शांति होगी, चैन होगा आपके देश में। आप घास काटते रहिए। इसमें ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कुछ करे तब आप रिस्पॉन्ड करें, ये नीति ही बिल्कुल फ्रॉड है, ये गलत नीति है ये, कि पाकिस्तान ने करा फिर हमने करा। क्यों पाकिस्तान ने करा? वो चुपचाप बैठा है, लगाओ उसके। वो कुछ नहीं कर रहा, शांति की बात कर रहा है, फिर लगाओ उसको। जब तक पाकिस्तान में खून बहेगा आपके मुल्क में शांति होगी। ये सिंपल सा ट्रांजैक्शन है सर। लॉन मोवर वाली जो आपकी उपमा है उसको मुझे बड़ा अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन झाला। जय हिंद मेजर साहब, do you think India should be militarily active in Afghanistan? Would it not antagonize them and affect our relations? मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मिलिट्री, अगर हमें राहदारी मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो देगा नहीं हमें राहदारी, अगर हमें ईरान से राहदारी मिल जाए और हमारे रिलेशनशिप ऐसे मजबूत हो जाए, ईरान के साथ कुछ बातचीत हो जाए, तो हमें अफगानिस्तान में होना चाहिए। उसके 2-3 कारण हैं। अफगानिस्तान है रग पाकिस्तान की। अगर आपको पाकिस्तान को कंट्रोल करना है तो ईस्टर्न बॉर्डर्स पे तो आपने ठोक रखा है पाकिस्तान को, आपको वेस्टर्न बॉर्डर से भी ठोकना पड़ेगा, और वेस्टर्न बॉर्डर है उसका अफगानिस्तान। पहली चीज। दूसरी चीज बहुत जरूरी है कि अक्सर इंडिया वाले कहते हैं विश्व गुरु बनेगा, सुपर पावर बनेगा, इंडिया ये बना ढिमका बनेगा, फलाना। अरे इफ यू वांट टू बिकम अ सुपर पावर, स्टार्ट बिहेविंग लाइक सुपर पावर। आप कह रहे हैं, ये रोशन झाला साहब ये कह रहे हैं कि would it not antagonize them? वो बुरा आपको काम ही ऐसा करना है कि लोग बुरा माने, तब आपकी इज्जत होगी। ये जो सीकिंग अप्रूवल वाली हरकत है हमें बंद कर देनी चाहिए। इसको बुरा लगता है तो लगे, बहुत अच्छी बात है। आपके जितने दुश्मन हैं आप उतने इंपॉर्टेंट हैं। एग्जैक्टली। कब अमेरिका परवाह करता है किसी को बुरा लग रहा है, या कब चाइना परवाह करता है किसी को बुरा लग रहा है? बिल्कुल उनके जो इंटरेस्ट होता है वो करते हैं। बिल्कुल सर। अगला प्रश्न, एकलव्य सिंह। जय हिंद गौरव भैया, would it be fair to point out that like the Chinese have been brought up like little emperors, the Indian youth have not been told that we were Vishwaguru and we have the potential to be one again? एकलव्य सिंह जी धन्यवाद, जय हिंद। सर ऐसा है कि विश्वगुरु पोटेंशियल होने में और एक्चुअल होने में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जो हमारे हम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि जो हमारे संत महात्मा थे, जो पुराने साधु थे, उनको तो कुछ नहीं आता, जो भी आता है गोरे को आता है। तो गोरे ने जो सिखाया, तब हमें कपड़े पहनने आए, उसके पहले तो हम लोग पत्ते पहन के जंगल में घूमते थे, ये हमें बताया गया है। जो आप ये देखिए, जो हम कहते हैं भारत विश्व गुरु की बात करते हैं, ये अंकोर वट का मंदिर कैसे पहुंचा अंकोर वट में, ये बाली में हिंदू धर्म कैसे पहुंचा, आप महाराजा रंजीत सिंह ने किस तरीके से वहां पे अफगानिस्तान पे राज करा, ये जो डोगरा राजा थे, डोगरा राजा, ये किस तरीके से तिब्बत पहुंच गए। तो ये कहना कि भारत ने कभी किसी को अटैक नहीं करा, ये बात झूठ है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपका ऐसा कौन सा देवी देवता है जिसके हाथ में हथियार नहीं है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम लोग ये अजीबोगरीब बातें करते हैं कि साहब हमने कभी किसी से लड़ाई नहीं करी। आपने लड़ाई करी है। जनरल जोरावर सिंह तिब्बत गए हैं, तिब्बत फतेह करी है। महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान के घुटने तोड़े हैं, ये बात हुई है। वो अंग्रेज के आने के बाद
हम लोग ऐसे हो गए कि कि हमें ये बताया गया कि तुम लोग बिल्कुल चुपचाप रहना, वरना चोलास, पांड्यास, चेरास जो आपके साउथ इंडिया के किंग्स थे, इन्होंने तो दुनिया भर में अपने शिप्स भेजे थे, ट्रेड करी है, इन्होंने राज कराए, जंगें लड़ी हैं। यही देखिए, मूल मंत्र तो यही है। अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपका दुश्मन है, कौन है? चाइना और पाकिस्तान है। हम मान के चलते हैं कि चाइना और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति हो, तो आपको उनके घर में क्रांति करनी पड़ेगी, वरना आपके घर में कभी शांति नहीं होगी। आप भूल जाइए। जहां तक आपकी बात है, भारत विश्वगुरु, क्यों नहीं विश्वगुरु बनेगा? भारत विश्वगुरु पोटेंशियल भी है और भारत कर भी सकता है, लेकिन थोड़ा सा हमें अपना दिमाग सेंटर पे लाना पड़ेगा। अग्रेशन चाहिए इसमें, यह कि दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में। और और एक और सर, मैं अगर आपकी अनुमति हो तो एक बात करूं। थोड़ी जो हमारी भारत की बिल्कुल बिल्कुल। माएँ हैं, भारत की माओ को भी अपने बेटों को और अपने बेटियों को ऐसे पालना पड़ेगा कि थोड़े रफ एंड टफ हो। कहते हैं कि अरे बेटा, स्वेटर पहन के चले जाओ, बाहर सर्दी हो रही है। ये कोई बात होती है कहने की? 21 साल का लड़का, अगर उसमें अकल नहीं है कि बाहर ठंडे और उसको स्वेटर पहननी, तो हो जाने दो उसको नमूने। क्या दिक्कत है? ही डिजर्व्स इट। तो इतना मॉलिकॉडल करके बच्चों को सॉफ्ट ना बनाएं, इतने लोगों को सॉफ्ट बिल्कुल ना सही बनाएं। बात है दोस्तों। आप बिल्कुल, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, मजबूत बनाएं। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूं, रिस्पेक्ट होती है ना, इज्जत। रिस्पेक्ट इज लव प्लस फियर इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। जब तक आपके दोस्तों को भी आपसे डरना है और आपके दुश्मनों को भी आपसे डरना है, तब आपकी इज्जत होगी। ये प्यार मोहब्बत, ये सब ये बेकार की बातें हैं ये। बिल्कुल सही बात है। रामधारी सिंह दिनकर जी का वही एक पुराना मुझे उनकी कविता याद आ जाती है कि सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। और जो ये सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बिल्कुल ये सर। हमारी ये हमारा दर्शन है, ये हमारा मूल दर्शन है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरज हो, बिल्कुल। उसका क्या जो दंतहीन विषयित विनीत सरल हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही है। हम लोग पर ना, रामधारी सिंह दिनकर जी को कुछ नहीं पता था, सब शेक्सपियर को पता था। तो फिर भुगतो ये सब। मयंक अग्रवाल जी, गौरव जी, शत शत नमन। ये जो 0.5 फ्रंट वॉर है, इसको हम जैसे सिविलियन लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं? देखिए, 5th जनरेशन वॉर कहते हैं मयंक अग्रवाल साहब इसको, 5th जनरेशन वॉर। और 5th जनरेशन वॉर आप हाइब्रिड वॉर भी समझ लीजिए, जिसमें कि हाइब्रिड यानी कि मिला जुला, जिसमें कि मिलिट्री भाई, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, उसमें साइबर वॉरफेयर भी है, उसमें स्पेशल फोर्सेस का भी रोल है, यानी कि मिली जुली वॉरफेयर। और इसमें बहुत ज्यादा ग्रे जोन वॉरफेयर है। तो इसमें मैं समझाना चाहूंगा कि चाइना की जो 3 वॉरफेयर कॉन्सेप्ट है, चाइना का 3 वॉरफेयर कॉन्सेप्ट है, जो कि उसके एक्चुअल लड़ाई का जो पूरा तंत्र बना रखा है, उसका हिस्सा है 3 वॉरफेयर कॉन्सेप्ट। और ये है, पहला है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दूसरा है मीडिया वॉरफेयर, और तीसरा है लीगल वॉरफेयर। ये भी चाइना लड़ता है और ये चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दिमागी तौर पर दुश्मन को कैसे दबाना। मीडिया वॉरफेयर, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल, जैसे ग्लोबल टाइम्स है उनका अखबार, कैसे इस्तेमाल करना है। बाहर जाके आप अगर खोजेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न अमेरिका के बड़े बड़े न्यूज़पेपर की, आपको पता लगेगा कि इतने % चाइना की शेयर होल्डिंग है। ये इंडिया के खिलाफ जो एडिटोरियल निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते। इसके पीछे पैसा है चाइना का। और तीसरी चीज है लीगल वॉरफेयर। लीगल वॉरफेयर, मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं छत्तीसगढ़ में था, सीआरपीएफ के साथ शूटिंग कर रहा था, और मैं एक हाईली डेकोरेटेड सीआरपीएफ ऑफिसर को, जाबाज, बिल्कुल शेर का बच्चा, जिसने कई नक्सली मारे और बेखौफ आदमी, निडर, उस आदमी के आंख में आंसू थे। और उसने मुझे बोला कि सर, हम जाते हैं, हमें नक्सलियों से डर नहीं लगता, हम तो रोज उसे लोहा लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट में ये लोग केस फाइल कर देते हैं। अब हम नक्सलियों से लड़ें कि वहां पे मुकदमा लड़ें? ये सच्चाई है, और ये चाइना की वॉरफेयर की स्ट्रेटजी है। आप लोग कैसे कर सकते हैं? आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि पढ़ें चाइना के बारे में, पढ़ें पाकिस्तान के बारे में, और रोज, जैसे मैं करता हूं, सवेरे उठता हूं और शाम को सूरज ढलने से पहले 3-4 बार पाकिस्तान को रोज ठोकता हूं। पर यह करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि इट स्टार्ट्स विथ नॉलेज, ज्ञान से शुरू होता है। आप पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पढ़िए, पाकिस्तानी यूट्यूब वीडियोस देखिए, और सिर्फ जियो स्ट्रेटजी और डिफेंस के बारे में नहीं, हर चीज, आपको दुश्मन के बारे में हर एक चीज जाननी है। उसकी मेहंदी की रस्में क्या है, ठीक है, उनके यहां खाने कौन से बनते हैं,
उनके यहाँ रिश्ते कैसे हैं, उनकी फौज कैसी है, उनकी सिविल सर्विसेज कैसी है, उनकी सिविल सोसाइटी कैसी है, उनका माशरा कैसा है, उनकी सोसाइटी कैसी है। आपको अपने दुश्मन के बारे में जब सब कुछ पता लग जाएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि उसमें समाज में दरारें कहां पे हैं। फिर आप जब उस दरार में जाके जरा अपना पैर अड़ाएंगे, तब वो चीखेगा और आपको यही काम करना है। आप पढ़िए पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में। बिल्कुल सही सलाह है। और ये एक और अच्छा प्रश्न है। वेलकम टू जयपुर डायलॉग्स मेजर साहब। व्हाई डज द टॉप ब्रास फील वी आर नॉट एन एक्सपीडिशनरी आर्मी? Do we have the necessary defense manufacturing base to support global/regional aspirations? नमस्कार साहब। नॉन एक्सपीडिशनरी आर्मी इंडिया को बोला गया है। ये आर्मी की फिलॉसफी नहीं है, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी चली आ रही है 72 साल से। ये सब मैं कहना नहीं चाहता, लोग बुरा मान जाते हैं सब ना, वासुदेव कुटुंबकम और ये सब जो कहते हैं। देखिए सर, इंडिया इज द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स। ठीक है, मेरी पहचान है, मैं भारतीय हूं, ये मेरी आखिरी पहचान है और पहली पहचान है। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज मैं जो कहना चाहता हूं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि एक्सपेडिशनरी आर्मी नहीं है। ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने 72 साल से बोल रखा है कि आर्मी बाहर नहीं जाएगी। हम तो बड़े शांतिप्रिय लोग हैं, हमने कभी किसी को अटैक नहीं करा। आपने किसी को अटैक नहीं करा, इसलिए आपके ऊपर अटैक होते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, जो मैंने हाल फिलहाल में भी बोली थी, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ऐसा है कि नेशनल वॉर मेमोरियल पे 25,000 से ज्यादा हमारे फौजी भाई जो शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए, उनके नाम लिखे हैं 25,000 से ज्यादा। और उतने ही आप पुलिस मेमोरियल में लिखे हैं, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ और अन्य पुलिस फोर्सेस के। इसमें से जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, उसमें से 8 या 9,000 जो हमारे फौजी भाई हैं जो शहीद हुए हैं, ये हुए हैं युद्ध में। बाकी सारे के सारे जो बाकी जो हैं करीब 17-18 हजार, सर ये शहीद हुए हैं शांतिकाल में। यह आपका शांतिकाल है जिसमें आप कहते हैं कि देयर इज नो वॉर, इट्स पीस टाइम। पीस टाइम में आपके हर दूसरे दिन वहां से कॉफिन्स आ रही हैं कश्मीर से, लाइन ऑफ कंट्रोल से। क्यों? क्योंकि आप नॉन एक्सपीडिशनरी आर्मी हैं, क्योंकि आप शांतिप्रिय देश हैं, राइट? पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान अपने मदरसों से टेररिस्ट भेजता है इंडिया के अंदर। वो टेररिस्ट किसको मारता है? फौजियों को, पुलिस वालों को। आप किसको मारते हैं बालाकोट में? आप मारते हैं टेररिस्ट को। अरे आप टेररिस्ट की तुलना अपने फौजी से कैसे कर सकते हैं भाई? आपको अगर पाकिस्तान को तोड़ना है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है, तो पाकिस्तानी गांव में, जो पाकिस्तानी गांव हैं, वहां पे पाकिस्तानी फौजियों की लाशें जानी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि देयर आर कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अगर यहां पे एक भारतीय फौजी शहीद होता है, वीरगति को प्राप्त होता है, तो उसका बदला ये नहीं है कि हम 10 टेररिस्ट मार दें। हमें, हमारा जो हाफिज सईद है वो हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन मौलाना मसूद अजहर नहीं है, हमारा दुश्मन है जनरल कमर जावेद बाजवा। हमारी दुश्मन है पाकिस्तानी फौज। जब पाकिस्तानी फौज के ताबूत, उनकी कॉफिन उनके गांव में जाएंगे, जब उनके गांव से रोने, चीखने, बिलखने की आवाजें आएंगी, तब पाकिस्तान को मैसेज मिलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर ये नहीं कर सकते। वरना ये तो आप बारामूला में जाइए, कश्मीर में पूरी यहां पे मास ग्रेव्स पड़ी हैं जो फॉरेन टेररिस्ट हैं। कौन पूछ रहा है? अजमल कसाब को कौन याद कर रहा है साहब? उनके पास लाखों करोड़ों अजमल कसाब हैं जो भेजते रहेंगे एक सवाल के साथ कि हम तो भेजेंगे, तुम क्या कर लोगे? तो इनको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और जवाब आप तब देंगे जब पाकिस्तानी फौजी मारा जाएगा। Correct. Absolutely. So that